Hello everyone, welcome back to Shkuntalam classes. Our today's topic is marriage under Muslim law. Marriage को हम मुस्लिम्स में बोलते हैं निकाह, ठीक है। और निकाह क्या है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा है इस चीज़ को लेकर कि जो निकाह है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो एक रिलीजियस सेक्रेमेंट है, क्योंकि हर जूरिस्ट का अपना एक व्यू था इस चीज़ को लेकर। कुछ बोलते थे कि नहीं ये रिलीजियस सेक्रेमेंट है, कुछ बोलते थे कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में निकाह का नेचर क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज़ प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज क्या है, प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह क्या है, एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इन वन मीटिंग बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, वैसे ही इसमें भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है। एक ही मीटिंग के अंदर होता है, यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन में। जो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को एक ही मीटिंग में विद इन अ ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं, इजाब, और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, कबूल। इजाब जो है, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डोवर विच इज़ नोन एज मेहर। मतलब जब जो ब्राइड ग्रूम प्रपोजल दे रहा है ब्राइड को कि हाँ मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तो उस प्रपोजल के अंदर अमाउंट ऑफ डोवर, द अमाउंट ऑफ मेहर नामा भी इंक्लूड होना चाहिए। ये जो अमाउंट ऑफ मेहर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मेहर है अंडर मुस्लिम लॉ, इट इज़ अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रॉमिस बाय द हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। अभी जो मेहर है ना, कुछ भी हो सकता है, या तो कोई सम अमाउंट ऑफ मनी हो सकती है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी वो डिलीवर कर रहा है ब्राइड के नाम पे। ये एज अ रिस्पेक्ट जो है हस्बैंड ब्राइड को देता है कि हाँ, क्योंकि वो उससे मैरिज कर रही है उसके साथ, तो एज अ रिस्पेक्ट ये जो अमाउंट होता है ये ब्राइड ग्रूम को ब्राइड को देना पड़ता है। अदर इसके बिना जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाती मुस्लिम लॉ के अंडर। सो डोअर मस्ट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट, द प्रपोजल मस्ट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डोअर, राइट। अब इसको एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला गया है, इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी हैं, वो सारे के सारे सिविल कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट से जो है मैच करते हैं। जो हमारा निकाह का जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें पहला एसेंशियल एलिमेंट्स आ रहा है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मतलब एक पर्सन जो है वो प्रपोजल कर रहा है, दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सेम चीज़ ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, मान लो एग्जांपल ले लो कि ए है और बी है। ए ने क्या किया, प्रपोज किया बी को कि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी का। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे 50,000 रुपये में डिलीवर कर दूँ, ठीक है। मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, तो तू मुझसे 50,000 में लेना चाहता है तो ले ले। तो बी ने बोला ठीक है भाई, तू मुझे दे दे 50,000 रुपये में। तो अब यहाँ ए जो है वो प्रपोज कर रहा है, बी ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, तो प्रपोजल हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रही है, ठीक है। मनी जो प्राइस जा रहा है 50,000 रुपीज़ का, वो क्या है, कंसिडरेशन हो गई, ठीक है। यही चीज़ निकाह में अगर देखें तो उसको हम मेहर बोल रहे हैं। प्रपोजल तो हो ही रहा है, एक्सेप्टेंस हो ही रहा है, इजाब हो रहा है, कबूल हो रहा है, तीसरी चीज़ मेहर। यहाँ पे कंसिडरेशन, वहाँ पे कंसिडरेशन होती है, यहाँ पे डोअर होता है, मेहर होता है, ठीक है। अब वहाँ पे दोनों पार्टीज़ की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के। सेम चीज़ यहाँ पे, कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। दोनों ब्राइड और ब्राइडग्रूम की आपस में फ्री कंसेंट होनी चाहिए शादी करने की, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़, मतलब दोनों पार्टीज़ जो हैं कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी होनी चाहिए। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज जो है एट द एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए और साउंड माइंड की होनी चाहिए। तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दोनों के आपस में मैच करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि एक रिलीजियस सेक्रेमेंट है, ठीक है। हाउएवर जो ज्यूरिस्ट ये बोल रहे हैं कि रिलीजियस सेक्रेमेंट है, उनका रीज़न ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक मैन अपनी लाइफ में कितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। उसको जितनी प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है या फिर और कितने भी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइप का वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे निकाह में एक पर्सन के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है, बाउंडेशन लगाई गई है कि वो एक टाइम पे 4 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। इफ़ यू वांट टू मैरी अ फिफ्थ वाइफ, मतलब एक फिफ्थ
वुमेन से उसको शादी करनी है, इफ़ यू वांट टू मैरी अ फिफ्थ वुमेन देन ही मस्ट गिव द डिवोर्स टू वन ऑफ हिज 4 वाइफ्स। उसको अपनी किसी एक वाइफ को डिवोर्स देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो उस फिफ्थ वुमेन से शादी नहीं कर सकता। या तो डिवोर्स दे उन चारों में से किसी को, या फिर उनमें से किसी एक की डेथ हो गई हो, तो ही वो जो है फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो अ पर्सन अंडर निकाह कैन डू ओनली 4 कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ टाइम, बट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ही मे डू एज मच एज कॉन्ट्रैक्ट्स ही कैन। तो so according to this difference, some jurist has the view that that nikah is a religious sacrament. ओके, तो इसके अंदर एक हमारा मेजर केस लॉ जो आया था वो था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट ये लीडिंग केस है, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886। इसमें जो जस्टिस महमूद थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैरिज है वो एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है एंड रिलीजियस सेक्रेमेंट नहीं है। रीज़न यही रहा कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे सिविल कॉन्ट्रैक्ट से मैच होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। पहला करेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया कि प्रपोजल बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द एक्सेप्टेंस बाय द ब्राइड, मतलब इजाब और कबूल दे मस्ट बी इन वन मीटिंग, एक ही मीटिंग में होने चाहिए विद इन अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते ही हो कि देखते होगे कि जैसे जो ग्रूम है वो प्रपोज कर रहा है और उधर से जो वाइफ है वो मतलब जो ब्राइड है वो उसको बोल रही है कबूल है कबूल है कबूल है। सो इट मस्ट बीन सेम वन मीटिंग सेम ट्रांजैक्शन, राइट। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है इसमें, कंसेंट। कंसेंट बता दी, फ्री होनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, कोऑर्शन नहीं। थर्ड पार्टीज़ जो है कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए, साउंड माइंड की होंगी और प्यूबर्टी की एज जो है अटेन करी होगी दोनों पार्टीज़ ने। ठीक है, अब लीडिंग केस का मैंने बता दिया अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886। ये दूसरा केस है, इसमें क्या बोला, सबरा निसा वर्सेस तब्दू शेख 1934 में। इस केस में ये ऑब्जर्व हुआ कि मैरिज जो है मुस्लिम लॉ के अंडर जो निकाह होता है वो प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, बी ने उसके बदले में पैसे दिए। ठीक है, यहाँ पे वाइफ को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया गया और जो डोअर है उसके बदले में उसको प्राइस दिया। मतलब यहाँ पे लिखा है सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ प्राइस, मतलब सेल क्या होता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया प्राइस के बदले में। ठीक है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यहाँ पे निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम चीज़ हो रही है, वाइफ को प्रॉपर्टी माना गया और डोअर क्या माना गया, प्राइस। कि भाई वाइफ गई हस्बैंड के पास और उसके बदले में क्या मिला, मेहर मिला। ठीक है, जिसको प्राइस की तरह ट्रीट किया गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पे कि मैरिज निकाह को एक कंप्लीट निकाह, एक वैलिड निकाह करने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारी। ठीक है, तो पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है हमारी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, देयर शुड फर्स्ट बी अ प्रपोजल मेड बाय वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नोन एज इजाब। वही सेम चीज़ जो अभी बताई, प्रपोजल होना चाहिए, एक पार्टी प्रपोज करेगी जिसको हम, उस प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं मुस्लिम टर्म में, इजाब। दूसरी चीज़, जो प्रपोजल इजाब है वो एक्सेप्ट करेगी दूसरी पार्टी जिसको हम बोलेंगे कबूल। तो वही प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, इजाब हुआ, कबूल हुआ। तीसरी चीज़ कि जो प्रपोजल है उसके अंदर अमाउंट ऑफ डोअर कंसिस्ट होना ही होना चाहिए, मतलब जो मेहर का अमाउंट है वो कंसिस्ट होना ही होना चाहिए, अदरवाइज मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, मुस्लिम लॉ के अंडर निकाह वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रपोजल मस्ट बी अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ डोअर दैट इज मेहर। ठीक है, उसके बाद इजाब अलॉन्ग विद मेहर एंड कबूल मस्ट बी अटर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग इन द सेम ट्रांजैक्शन। वही दोनों ही एक ही मीटिंग में विद इन अ ट्रांजैक्शन होंगे। सो प्रपोजल हुआ, इजाब हुआ, उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब कि कबूल हुआ। तीसरी बात, उसके अंदर मेहर का अमाउंट इंक्लूड था। और चौथी बात कि दोनों चीज़ें जो हैं विद इन अ ट्रांजैक्शन इन वन मीटिंग हो रही हैं। इसके बाद जो मुस्लिम्स हैं उनके दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है सुन्नी मुस्लिम्स, एक होते हैं शिया मुस्लिम्स। जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं उनमें जो इजाब एंड कबूल होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो प्रपोजल हो रहा है और जो एक्सेप्टेंस हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होगा।
2 मेल एडल्ट विटनेसेस के सामने होगा या फिर एक मेल विटनेस होगा और 2 फीमेल विटनेसेस होंगे। अब ऐसा क्यों है कि एक मेल और 2 फीमेल विटनेसेस? क्योंकि मुस्लिम्स के अंडर 2 फीमेल्स को एक मेल के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है या तो 2 मेल एडल्ट्स के सामने या फिर एक मेल एडल्ट और 2 फीमेल विटनेसेस के सामने। और शिया लॉ का ये कंसेप्ट है कि विटनेसेस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती मैरिज को वैलिड करने के लिए, बट सुन्नी लॉ में ये कंपल्शन है। उसके बाद द विटनेसेस मस्ट बी, और जो विटनेसेस होने चाहिए वो भी साउंड माइंड होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए और मुस्लिम तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद इफ़ इन सुन्नी द निकाह इज़ परफॉर्म विदाउट विटनेसेस देन द निकाह इज़ कंसिडर्ड टू बी फासिद। सुन्नी में अगर जो मैरिज हो रही है वो अगर विटनेसेस के बिना होती है तो मैरिज को हम फासिद मानते हैं, इरेगुलर मानते हैं, वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाती, ठीक है। और सुन्नी में निकाह को वैलिड होने के लिए जो बोथ कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज़ हैं उनको एक दूसरे के वर्ड सुनाई देने चाहिए। मतलब दोनों जो प्रपोज कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे की बात को सुने, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी सुने कि प्रपोज़ल देने वाला बंदा जो ब्राइड ग्रूम है वो क्या बोल रहा है, और जो ब्राइड ग्रूम है वो उसे भी सुनाई दे कि भाई जो ब्राइड है वो क्या बोल रही है। अब इसके लिए जो विटनेसेस होंगे उनको वो डम हो सकते हैं, वो ब्लाइंड हो सकते हैं, बट उन्हें डेफ नहीं होना। मतलब जो विटनेसेस है वो डेफ नहीं होंगे। कोई भी विटनेस जो डेफ होगा वो मतलब एज अ इनवैलिड विटनेस ट्रीट किया जाएगा। तो क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में क्या बोला जा रहा है, तो इसलिए जो विटनेस होगा वो डम हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन डेफ नहीं हो सकता। इसके बाद इसके केस लॉ पे आते हैं। जो इसके अंदर मेन केस लॉ था लीडिंग हमारा वो ये था कि रशीदा खातून वर्सेस एसके इस्लाम 2004। इस केस के अंदर क्या होता है, एक मैन ने एक लेडी को एश्योर किया कि वो पक्का उसके साथ शादी करेगा, ठीक है। अब वुमेन ने ये बात सुनकर दोनों ने मतलब कोहैबिटेशन के लिए हाँ कर दी। दोनों के सेक्सुअल रिलेशंस हो गए जिसकी वजह से एक चाइल्ड हुआ कपल को, ठीक है। अब जो चाइल्ड बर्थ हुआ उसका उसके बाद जो वाइफ है उसने वाइफ नहीं है, मतलब जो वुमेन थी उसने स्टेटस क्लेम करा अपना एज अ वाइफ कि भाई तूने मुझे श्योरेंस दी थी तो नाउ आई वांट द स्टेटस ऑफ वाइफ। लेकिन अब जो क्वेश्चन अराइज हुआ कोर्ट के आगे वो ये था कि क्या ये मैरिज हम वैलिड मानेंगे भी या नहीं। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया इसमें कि मैरिज को वैलिड करने के लिए प्रपोजल होना चाहिए, दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल्स और 2 मेल एडल्ट्स और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस एट 1 मीटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस केस में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एश्योरेंस थी। मैन ने वुमेन को सिर्फ एश्योरेंस दी थी कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा। कोई प्रपोजल या एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था पार्टीज़ के बीच में, तो ये वैलिड मैरिज नहीं ट्रीट की गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं था, राइट। अब चलते हैं इसके सेकेंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट पे। सेकेंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी। मतलब दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी एज और वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। एज, सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं। तो पार्टीज टू द मैरिज मस्ट हैव द कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए दोनों में कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। तो इन अदर वर्ड्स दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मैरी, द पार्टीज मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर एक्ट। मतलब उनको पता होना चाहिए उनके एक्ट का नेचर क्या है, वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम लॉ में जो मैन और वुमेन की लाइफ है ना उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इस चीज़ के लिए। पहली जो है स्टेज वो है सागीर। इसमें क्या होता है, जो बॉय और गर्ल होता है ना 7 ईयर्स से नीचे का होता है। इन दिस स्टेज द मैरिज इज़ वॉइड एब इनिशियो। इस स्टेज में मैरिज को बिल्कुल वॉइड माना जाता है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। बातिल मैरिज कहलाती है मुस्लिम लॉ के अंडर ऐसी मैरिजेस जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो 7 साल से नीचे की होती हैं। अब मैरिज इन दिस स्टेज कैन नॉट बी रिकगनाइज इन एनी, मतलब किसी भी सर्कमस्टांस में ऐसी मैरिज को रिकगनाइज नहीं किया जा सकता मुस्लिम लॉ के अंडर, ठीक है, जहाँ पर बॉय और गर्ल जो है 7 साल से नीचे के हैं। अब आती है हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज का नाम है सरीरी। इस स्टेज में क्या होता है, जो बॉय और गर्ल है ना वो 7 ईयर्स और 15 ईयर्स के बीच में एज होती है उनकी। इस स्टेज में जो मैरिज है
वो अपने मतलब सुन्नी लॉ के वही सेक्टर्स में डिवाइडेड है, सुन्नी लॉ और शिया लॉ। तो सुन्नी लॉ के अंदर क्या होता है कि अपने गार्जियन की कंसेंट से जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे के साथ वैलिडली मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। In this stage, he or she can be validly married by his or her guardian consent for marriage. In Sunni, the nikah will be fasid if जबर consent is not taken. अब सुन्नी के अंदर क्या होता है कि अगर जबर गार्जियन की कंसेंट बिना लिए अगर 7 साल से 15 साल के बीच का कोई बच्चा है वो शादी करता है बिना जबर की कंसेंट के, बिना गार्जियन की कंसेंट से, तो वो निकाह सुन्नीस के अंदर जो है वो फासिद कहलाता है और शिया के अंदर बातिल होता है, क्योंकि वहाँ तो जबर का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो शिया में ऐसी मैरिजेस बातिल कहलाती है, सुन्नी में ऐसी मैरिज को फासिद कहते हैं अगर बिना गार्जियन की कंसेंट से होती हैं तो, ठीक है। तो सुन्नी में आपके पास ऑप्शन है 7 to 15 ईयर्स के बीच में आप शादी कर सकते हैं, लेकिन किसकी कंसेंट से? गार्जियन की कंसेंट से। और गार्जियन की कंसेंट से अगर आप नहीं करते तो आपका वो निकाह फासिद कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारी होती है बुलुक। बुलुक में क्या होता है, यहाँ पे बॉय और गर्ल 15 साल से ऊपर के हो चुके होते हैं, अपनी कंसेंट से अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं मैरिज के, अपनी बस कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस थी एज की। इसके बाद आती है कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी। कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी मतलब पार्टीज जो है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, सेन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, वही फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायरमेंट थी। पहला था हमारा प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, उसके बाद हमारी आई कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। इसके अंदर केस लॉ था हमारा अजीज़ बानो वर्सेस मोहम्मद 1925। अजीज़ बानो वर्सेस मोहम्मद 1925 में क्या होता है, एक शिया गर्ल जो कि माइनर होती है, शिया गर्ल है, ठीक है, वॉज अ माइनर, वॉज मैरिड टू अ सुन्नी बाय हर फादर, उसकी मैरिज करा दी गई सुन्नी मेल से, ठीक है, बाय हर फादर, उसके मतलब एक शिया गर्ल के फादर ने उसकी शादी कराई एक सुन्नी मेल से, एंड ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी कंसिडर्ड द मैरिज रिपग्नेंट, और उसने जब प्यूबर्टी की एज अटेन करी उस एज पे उसने इस मैरिज को रिपग्नेंट कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट शी मस्ट बी अलाउड टू द ऑप्शन टू रेपुटेट इट। ये हेल्ड हुआ कि शी मस्ट बी अलाउड, कि वो जो है अपना ऑप्शन ऑफ रेपुटेशन ऑफ मैरिज जो है वो अटेन कर सकती है, उसको अलाउड किया गया करने के लिए, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं वो एक शिया गर्ल थी और उसकी शादी जो थी एक सुन्नी मेल से कराई गई थी। मतलब वो शिया गर्ल है जिसमें जो जबर का कंसेप्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे कंसेंट से, अगर फादर की कंसेंट भी है तो भी वो जो मैरिज है वो बातिल ही कहलाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है शिया गर्ल को जो है इस ऑप्शन के लिए कि वो अपनी मैरिज को रिपुटेट कर सकती है उसको अलाउड कर दिया गया था, ठीक है। तो केस का नाम था अजीज़ बानो वर्सेस मोहम्मद 1925। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। थर्ड एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, नो लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैरिज इज़ नॉट परमानेंट। मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आप मैरिज नहीं कर सकते, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे आप मैरिज नहीं कर सकते। दीज प्रोहिबिशन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ऐसे प्रोहिबिशंस को 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरी रिलेटिव इनकैपेसिटी, तीसरी प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी और चौथी डायरेक्टरी इनकैपेसिटी, ठीक है। तो नो लीगल डिसेबिलिटी, कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए निकाह करते टाइम पे। तो पहले हम एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आता है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी टू मैरी अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से अराइज होती है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। पहली कुराबत मतलब ब्लड रिलेशनशिप से, दूसरी मुशर्रत मतलब मैरिज रिलेशनशिप से, और तीसरी रिजा मतलब फोस्टर रिलेशनशिप से। पहली कुराबत में देखते हैं कि यहाँ पे मैन किस से शादी नहीं करता। इट मीन्स द ब्लड रिलेशनशिप, सारे ब्लड रिलेशन जितने भी मतलब ब्लड रिलेशनशिप्स हैं उसमें एक मैन जो है वो उसके ऊपर प्रोहिबिशन होता है कि वो इन लोगों से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे वो ब्लड रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं जिसमें वो शादी नहीं कर सकता। वो क्या क्या हैं, फर्स्ट हिज मदर, वो अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता।
फादर्स मदर मतलब अपनी दादी से शादी नहीं कर सकता, फादर्स ग्रैंड मदर मतलब अपनी परदादी से शादी नहीं कर सकता, हिज डॉटर अपनी बेटी से शादी नहीं करेगा, सन्स डॉटर अपने बेटे की बेटी से शादी नहीं करेगा, सन्स डॉटर बेटे की बेटी से शादी नहीं कर सकता, हिज फादर्स एंड मदर सिस्टर्स अपने फादर और मदर की जो उसकी मतलब उसके फादर की सिस्टर मतलब उसकी जो बुआ हुई या फिर उसकी मदर जो उसकी मासी लगी उनसे वो शादी नहीं कर सकता। हिज ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर सिस्टर्स मतलब अपने दादा की सिस्टर से या फिर अपनी दादी की सिस्टर से भी शादी नहीं कर सकता। तो ये ब्लड रिलेशनशिप्स हैं जिनके अंदर एक मैन जो है वो उसके ऊपर बार होता है कि वो इस रिलेशनशिप्स में शादी नहीं कर सकता। ठीक है, कुराबत अदरवाइज मैरिज जो है वो बातिल मानी जाएगी। सेकंड क्या है, मुशर्रत। मुशर्रत मतलब मैरिज रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स उसके मैरिज के बाद क्रिएट हुए हैं उसकी वाइफ की फैमिली से, जैसे कि हिज वाइफ्स मदर मतलब कि उसकी वाइफ की जो मदर है वो उससे शादी नहीं कर सकता। हिज वाइफ ग्रैंड अपनी वाइफ की ग्रैंड मदर के साथ शादी नहीं करेगा। हिज वाइफ्स डॉटर अपनी वाइफ की डॉटर हिज वाइफ्स डॉटर मतलब अपनी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। वाइफ्स ग्रैंड डॉटर वाइफ की जो ग्रैंड डॉटर हुई मतलब जो उसकी ग्रैंड डॉटर हुई उससे शादी नहीं कर सकता। हिज फादर्स वाइफ अपनी फादर की वाइफ से शादी नहीं कर सकता। ग्रैंड फादर्स वाइफ से शादी नहीं कर सकता। और हिज सन्स वाइफ उसकी जो बेटे की वाइफ होगी उससे शादी नहीं कर सकता। सन्स वाइफ मतलब बेटे का जो बेटा होता है उसकी वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता। डॉटर सन्स वाइफ अगर उसकी बेटी है उसकी बेटी का कोई सन है तो उसकी वाइफ से भी वो शादी नहीं कर सकता। तो ये सारी प्रोहिबिशंस है एक मैन के ऊपर जहाँ पर वो शादी नहीं कर सकता, उसको अलाउड नहीं है। ये सब प्रोहिबिशंस है एक मैन के ऊपर। तीसरी चीज़ होती है रिजा मतलब फोस्टर रिलेशनशिप्स। अब फोस्टर रिलेशनशिप्स क्या है, व्हेन अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 years जब कोई चाइल्ड 2 साल से नीचे का होता है एंड उसको किसी वुमेन ने फीड किया होता है, ठीक है, किसी और वुमेन ने अदर देन हिज मदर मतलब उसकी मदर के अलावा किसी और वुमेन ने उसको फीड किया होता है, द वुमेन तो वो जो वुमेन होती है वो उसकी फोस्टर मदर कहलाती है। ठीक है, तो जो मैन होता है जिसको फीड मतलब जिसको उस वुमेन ने फीड किया होता है वो मैन जो है उस वुमेन के साथ फोस्टर रिलेशनशिप में है और वो उस फोस्टर मदर के साथ शादी नहीं कर सकता और ना ही उस फोस्टर मदर की जो डॉटर होगी उसके साथ शादी नहीं कर सकता और या फिर उसकी कोई और फोस्टर सिस्टर होगी तो उसके साथ भी शादी नहीं कर सकता। फोस्टर सिस्टर यहाँ पे मतलब कि अगर उस मदर ने किसी और वुमेन को भी फीड किया होगा तो उस वुमेन से भी वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन। अब रिलेटिव इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन में क्या होता है कि इस यहाँ पे मतलब अलग अलग केसेस हैं इसमें भी, जैसे कि अनलॉफुल कंजक्शन हो गए, पॉलीगैमी हो गया, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस हो गया, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन आ गया या फिर वुमेन अंडर गोइंग इद्दत पीरियड में उसके साथ शादी कर ली तो वहाँ पे भी प्रोहिबिशन होता है मैन के ऊपर। डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या लिखा है। रिलेटिव इनकैपेसिटी स्प्रिंग्स फ्रॉम केसेस विच रेंडर द मैरिज इनवैलिड ओनली सो लॉन्ग एज द कॉज विच क्रिएट्स द बार एग्जिस्ट। ठीक है, द मोमेंट इट इज़ रिमूव द इनकैपेसिटी एंड्स एंड द मैरिज बिकम्स वैलिड एंड बाइंडिंग। मतलब अगर किसी पर्सन ने जैसे पॉलीगैमी का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी पॉलीगैमी मतलब अगर उसको अलाउड है 4 वाइफ करना, 4 वाइफ से शादी करना, लेकिन अगर वो 5th वाइफ से मैरिज कर लेता है बिना किसी को डाइवोर्स दिए तो ये प्रोहिबिटरी ये इसकी इनकैपेसिटी हो गई, एक प्रोहिबिशन हो गया। लेकिन इस इनकैपेसिटी को एंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर वो उन 4 में से किसी एक वाइफ को डिवोर्स दे दे तो। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अनलॉफुल कंजंक्शन को। सो अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, अ मुस्लिम कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मैरिज विद हिज वाइफ सिस्टर। मतलब उसकी वाइफ की जो बहन है उसके साथ वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसकी वाइफ जो है वो जिंदा है। ठीक है, दिस बार में हाउएवर बी रिमूव बाय डिवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ और व्हेन शी इज़ डेड। लेकिन इस बार को कब रिमूव किया जा सकता है, अगर उसकी जो वो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, वो उसकी डेथ हो चुकी है या उसने उसको डाइवोर्स दे दिया है तो ये बार रिमूव किया जा सकता है और उसके बाद वो जो है अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ शादी कर सकता है। दूसरी चीज़ पॉलीगैमी, जिसमें क्या होता है, इट मीन्स प्लूरलिटी ऑफ वाइफ्स, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रखना, मैरिंग मतलब 4 से ज़्यादा वाइफ रखना, मतलब मैरिंग अ 5th वाइफ से शादी करना। इसके लिए अगर कोई भी मैन जो है
वो कोई भी मुस्लिम मैन जो है वो 5th वाइफ से शादी करता है बिना उन चारों में से किसी एक वाइफ को डिवोर्स दिए या उसकी डेथ हुए, तो वो पॉलीगैमी के लिए लाइबल होता है। तो इट इज़ अनलॉफुल फॉर अ मोमडन टू हैव मोर देन वाइफ्स देन 4। तो ये अनलॉफुल है एक मोमडन के लिए कि वो 4 से ज़्यादा वाइफ रखे एक ही टाइम पर, ठीक है। मैरिज विद द 5th वाइफ इज़ इरेगुलर बट दिस इरेगुलरिटी में बी रिमूव बाय डिवोर्सिंग वन ऑफ देम। अब मैरिज जो है विद द 5th वाइफ जो है वो इरेगुलर मानी जाएगी, लेकिन ये इरेगुलरिटी को जो है हम रिमूव कर सकते हैं बाय डिवोर्सिंग वन ऑफ देम, उसमें से किसी एक को डिवोर्स देकर। अब शिया लॉ में जो ऐसी वाइफ है 5th वाइफ के साथ शादी करना, उसको हम वॉइड मानते हैं, बिल्कुल वॉइड बातिल माना जाता है। और एक मुस्लिम वुमेन कैन नॉट मैरी मोर देन, और जो मुस्लिम वुमेन है उसको एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करना अलाउड नहीं होता, और अगर वो करती है सेकंड हस्बैंड से शादी तो वो बाइगेमी के लिए लायबल होती है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के अंडर। और इस शादी से कोई भी अगर चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो चाइल्ड भी जो कहलाते हैं वो इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर हमारा एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। अगर बिना प्रॉपर विटनेसेस की अगर शादी होती है तो वो भी जो है वैलिड मैरिज नहीं कहलाती। शिया में तो विटनेसेस की नेसेसिटी नहीं है, तो फिर वैलिडिटी ऑफ मैरिज की कोई बात नहीं आती, वहाँ पे ठीक है मैरिज वैलिड रहती है। लेकिन अगर हम सुन्नी की बात करें तो अगर विटनेसेस के बिना शादी हुई है, 2 मेल और 1 मेल एंड 2 फीमेल्स का फीमेल विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के टाइम पे, तो मैरिज जो है वो सुन्नी में वैलिड नहीं कहलाई जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। अब डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन क्या है? सुन्नी मेल कैन मैरी अ मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्टर और अ किताबिया, मतलब एक सुन्नी मेल जो है किसी भी सेक्टर मुस्लिम सेक्टर की वुमेन से शादी कर सकता है, भले वो सुन्नी हो या शिया हो या फिर किताबिया से भी शादी कर सकता है, लेकिन किसी आइडल्ट्रेस से या फिर किसी फायर वर्शिपर से वो शादी नहीं कर सकता, जो मतलब आइडल्स की पूजा करती हो, फायर की पूजा करती हो, उससे वो शादी नहीं कर सकता। ऐसी शादियाँ जो हैं सुन्नी के अंदर फासिद कहलाती है, और शिया लॉ के शिया मुस्लिम्स में इन शादियों को हम बातिल मानेंगे, ठीक है। अब वुमेन गोइंग अंडर इद्दत पीरियड, अब कोई भी वुमेन अगर अपने इद्दत पीरियड के अंदर है तो और उससे कोई भी हस्बैंड अगर उस टाइम पे कोई मैन उससे शादी करता है तो वो शादी भी जो है फासिद कहलाई जाती है सुन्नी लॉ के अंडर, और बातिल कहलाई जाती है शिया लॉ के अंदर अंडर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जैसे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं पॉलीएंड्री, जहाँ पे इट मीन्स द फैक्ट ऑफ मतलब कि फैक्ट ऑफ हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड, जहाँ पे आपने एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी कर ली, मतलब मुस्लिम जो वुमेन होती है उनको एक ही हस्बैंड से शादी करना अलाउड होता है, बट अगर वो एक से ज़्यादा करती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। और पॉलीएंड्री जो है वो फॉरबिडेड है कहाँ पर? मुस्लिम सिस्टम के अंडर। एंड अ मैरिड वुमेन कैन नॉट मैरी सेकेंड टाइम सो लॉन्ग एज द फर्स्ट मैरिज सब्जेक्ट। तो वही जो मैरिड वुमेन है वो सेकेंड टाइम मैरिज तब तक नहीं कर सकती जब तक उसकी फर्स्ट मैरिज जो है वो सब्सिस्ट कर रही है, सब्सिस्टेंस में है, तब तक वो सेकेंड मैरिज नहीं करेगी, या तो डाइवोर्स हुआ हो या डेथ हुई हो, कुछ और एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो पॉलीएंट्री मानी जाएगी। दूसरी चीज़, मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम वुमेन जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मुस्लिम मेल से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो क्रिश्चियन है या ज्यू है या आइडोलेटर है या फिर फायर वर्शिपर है। तो वो शादी जो है अगर मुस्लिम वुमेन जो है नॉन मुस्लिम मैन से करेगी तो उस शादी को सुन्नी के अंदर हम फासिद मानेंगे और शिया के अंदर उन मैरिजेस को बातिल माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्टरी इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन। अब डायरेक्टरी इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है उस टाइम पे अगर कोई मैन उसके साथ शादी करता है तो उसको भी मतलब कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है अपने फॉर्मर हस्बैंड से, ठीक है, अब उस टाइम पे अगर कोई भी मैन उससे शादी करेगा तो वो मैरिज जो है वो शिया के अंदर फासिद कहलाएगी, शिया के अंदर बातिल कहलाएगी, और सुन्नी के अंदर ऐसी मैरिजेस को हम फासिद मैरिज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फासिद मैरिज, ठीक है। और अगर मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज की यहाँ पे बात हुई तो शिया लॉ के अंडर ऐसी मैरिजेस जो पिलग्रिमेज में की जाती हैं उनको हम बातिल बोलते हैं, और सुन्नी लॉ के अंडर वही हम फासिद बोलते हैं, ठीक है। अब मैरिज विद अ सिक मैन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज विच इज़ लाइकली टू बी फैटल इज़ इनवैलिड, मतलब ऐसे मैन के साथ शादी करना जो कि
जो कि बहुत फैटल डिसीज़ है, मतलब चांसेस हैं कि डेथ हो सकती है या कुछ ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा फैटल डिसीज़ है, तो ऐसी शादी भी जो होती है वो इनवैलिड मानी जाती है। इफ़ हाउएवर ही रिकवर्स, अगर वो रिकवर हो जाता है बाय चांस, तो उस मैरिज को जो है कंज्यूमेट कर सकते हैं और वो वैलिड मानी जा सकती है। अब इस पॉइंट के डायरेक्टली इनकैपेसिटी के लिए एक जो हमारा इनकैपेसिटी है, इसके लिए एक केस लॉ था, उसका नाम है अजीज़ुन निसा वर्सेस करीमुन निसा 1895। इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो हेड हुआ, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द मैरिज ऑफ अ मैन विद अ वाइफ सिस्टर, हिज वाइफ बीइंग अनडिवोर्स एंड अलाइव वॉज नल एंड वॉइड। मतलब इस केस में ये हेल्ड किया गया कि मैरिज ऑफ अ मैन विद हिज वाइफ सिस्टर, मतलब अगर एक मैन ने अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ मैरिज करी बिना अपनी वाइफ को डिवोर्स दिए, या फिर अगर वो ज़िंदा है, तो ऐसी जो मैरिज, ऐसा जो निकाह होगा उसकी वाइफ की सिस्टर के साथ, वो नल और वॉइड कहलाया जाएगा। सो इसमें हमने पूरे टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया कि जो नेचर है निकाह का वो हमारा प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। लीडिंग केस था इसमें अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि इसके क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे। पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट था हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, दूसरी थी हमारी कॉम्पिटेंसी, और तीसरी हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो थी नो लीगल डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी लीगल डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, जिसमें हमने एब्सोल्यूट पढ़ी, रिलेटिव पढ़ी, डायरेक्टरी पढ़ी, प्रोहिबिटरी पढ़ी। तो ऐसी सब इनकैपेसिटी जो हैं मैरिज को वैलिड अगर करना है तो ऐसी इनकैपेसिटीज़ जो हैं वो अराइज नहीं होनी चाहिए। पर्सन मैन के ऊपर कुछ बार्स रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनमें उनसे शादी नहीं करनी है। और हम भी अगर कोई भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड तो गाइस आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड येस इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव thumbs up to our video and please share it with your friends as well. I hope that this video helped you out, and if yes then please follow us and subscribe our channel. Thank you so much for watching the video guys.